ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ फैमिली कॉन का और डॉक्टर तारिक मियाँ साहब का, उन्होंने मौका दिया यहाँ पे आके आपको कुछ मेडिकल एजुकेशन में अपडेट्स के बारे में बताने का। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने प्रोफेसर डॉक्टर नासिर शाह साहब का। उनकी मेहरबानी है कि मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ, वरना आई वॉज नो वेयर, आई मीन अबाउट 2-3-4 years बैक। चलें जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो अप्रोच टू नॉन स्पेसिफिक कंप्लेंट्स है, वीकनेस, लेथार्जी। सो इसमें स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास पेशेंट आते हैं अक्सर क्लिनिक्स के अंदर, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे थकावट है, सुस्ती है, काम करने को दिल नहीं करता। तो वो मुझे इस पे एक जोक याद आ रहा है कि वो हमने सुना हुआ है कि पेशेंट आता है, डॉक्टर को उसकी फ़ीस देता है और साथ में कहता है कि डॉक्टर साहब आप आगे से पूछते हैं कि बताइए मुझे अपनी बीमारी के बारे में। तो वो कहता है कि फ़ीस आपको इस चीज़ की दी है कि आपने खुद ही ढूंढना है कि मुझे क्या बीमारी है, ठीक है। तो तब हमारे लिए एक परेशानी बन जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह से जब नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स के साथ पेशेंट आता है तो हमारे दिमाग के अंदर एक डिफरेंशियल हर वक्त घूम रही होती है, अभी क्या है, अभी क्या है, अभी क्या है। तो हमारे लिए काफ़ी परेशानी का बायस बन जाता है। उसकी वजह ये है कि ये बड़ी वेग क्लिनिकल सिम्टम्स हैं और इसमें लिटरली एक फिजियोलॉजिकल कॉज से लेके तो मैलिग्नेंट कॉज, सिनिस्टर कॉजेज़ की तरफ भी चीज़ें जा रही होती हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली, और ये ऐसी सिम्टम्स हैं जिससे पेशेंट की लाइफस्टाइल भी मुतासर हो रही होती है। तो ये बहुत अहम है। ये ऐसी चीज़ें जिनको हम छोड़ नहीं सकते, ठीक। इसके साथ मैं थोड़ा सा टीज़र आपको दे रहा हूँ। कोई 11 केसेस हैं, छोटे छोटे केसेस हैं। इसमें आपको अंदाज़ा होगा कि पेशेंट हमारे साथ कैसे प्रेजेंट करते हैं। जैसे मेरी पहली स्लाइड है, A 17-year-old girl complaining of generalized weakness, lethargy and fatigability since 1 month. एग्जामिनेशन इसका नॉर्मल है, एफएससी का एग्ज़ाम है, 3 से 4 घंटे की स्लीप ले रही है, कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी या कोई छुट्टियां नहीं हो रही। तो ऑब्वियसली ये साइकोलॉजिकल कॉज भी हो सकता है, एक्सप्रेस है एग्ज़ाम का, एंड दैट कुड बी एनीथिंग एल्स एज वेल। फिर केस 2 में चलते हैं। ये भी 19-year-old गर्ल है। इसको थकावट का एहसास, कमज़ोरी है, थकावट है और मिनोरेचिया है, ठीक। तो हमने एग्जामिनेशन में देखा पेलर थी और उसके साथ में कोइलोनिकिया था। एच बी उसकी चेक करवाई, वो 8.2 थी। सो केस आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का है। इसके अलावा भी कुछ और कॉजेज़ हो सकती हैं, ठीक। बिल्कुल इसी तरीके से 25-year-old वूमेन है, जनरलाइज वीकनेस एंड लैक ऑफ एनर्जी सिंस 6 months है। तो क्राइंग है, लो मूड है। अब ये लंबी हिस्ट्री है, ये कोई शॉर्ट हिस्ट्री नहीं है। तो 6 माह से है, उसको रो रही है, क्राइंग स्पेल्स हैं, लो मूड है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है। तो होपलेसनेस, लैक ऑफ स्लीप आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। हम वेलकम करते हैं एफएमएच के प्रिंसिपल प्रोफेसर तैयब अब्बास। इन्हें इसलिए बुलाया है कि एफएमएच पहला अदारा था जिसने फैमिली मेडिसिन को शुरू किया। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। सो ये डिप्रेशन का केस है। जैसे 6 मंथ की हिस्ट्री है, लो मूड एंड लैक ऑफ इंटरेस्ट। तो DSM-4 DSM-5 क्राइटेरिया हमें बताता है कि इन दो में से कोई एक चीज़ होनी, लो मूड और लैक ऑफ इंटरेस्ट। तो ये साइकोलॉजिकल कॉज है अगेन, लेकिन कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। सो जैसे नेक्स्ट केस है, 40-year-old है, कंप्लेनिंग ऑफ जनरलाइज वीकनेस एंड टायर्डनेस सिंस 1 year, लेग पेन्स एंड नॉक्टूरिया है। अब ये 40 साल है, मिडिल एज में है। सो ऑन एग्जामिनेशन ओबीस, ब्लड शुगर उसके इरेटिक्स है 260 और HbA1c 7.8। तो एंडोक्राइन कॉज मोस्ट प्रॉबेबली है और इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक। इसी तरीके से 50-year-old मैन है, कंप्लेनिंग ऑफ जनरलाइज वीकनेस एंड लिथार्जी सिंस 3 months। हाइपरटेंशन है, विरेपामिल ले रहा है 240 मिलीग्राम 5 माह से। एग्जामिनेशन नॉर्मल है और जैसे ही इसको वॉल्सार्टन के ऊपर हमने शिफ्ट किया है
तो उसके साथ इसकी चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो गई हैं। ठीक, तो अब जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे जो मसल्स हैं उनके ऊपर में बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, कैल्शियम रिसेप्टर्स होते हैं, चैनल रिसेप्टर्स। तो ऑब्वियसली व्हेन पेशेंट आर टेकिंग बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, सो दे सफर वीकनेस एंड लेथार्जी, फटीगेबिलिटी। तो जैसे ही उनको दूसरी दवाई के ऊपर शिफ्ट किया है तो उसके साथ ही सिम्टम्स इंप्रूव होनी शुरू हो गई है। तो अगेन ड्रग रिलेटेड कॉज है, और it could be anything else as well. So a 30-year-old man complaining of generalized weakness and fatigability 1 year, since 1 year. So इसमें फीवर है, एनोरेक्सिया, डार्क यूरिन, स्वेलिंग ऑफ फीट है, पैलर, जॉन्डिस, स्पाइडर नेवाई, एनलार्ज स्प्लीन एंड एसाइटिस है। तो ये हेपेटाइटिस सी है। हम बहुत ज़्यादा इस तरह के केसेस आजकल अपने क्लिनिक्स में देखते हैं। मेरे ख्याल में अब इनकी प्रेवलेंस काफ़ी कम हो गई है, आज से 10 साल पहले तो बहुत ज़्यादा थी। तो इन्फेक्शन इसका एक कॉज है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीजेस। इट कुड बी अ कॉमन कोल्ड, राइट फ्रॉम कॉमन कोल्ड टू एनी अदर, आई मीन वेरी सेप्टिक पेशेंट ना, तो उसमें ये इस तरह की सिम्टम्स आ सकती हैं। लेकिन ऑब्वियसली जो पैलर, जॉन्डिस, स्पाइडर नेवाई ये बता रहे हैं, एसाइटिस वगैरह, कि ये क्रॉनिक लिवर डिजीज़ का पेशेंट है। तो इसके बाद में 65-year-old है, कंप्लेनिंग जनरलाइज वीकनेस, टायर्डनेस सिंस 5 मंथ है, एनोरेक्सिया, वेट लॉस एंड कॉन्स्टिपेशन है। सो उसका एग्जामिनेशन किया है, पैलर है, जॉन्डिस है एंड एब्डोमिनल मास है। सो ये सिनिस्टर है, सिनिस्टर कॉजेज। देखिए एनोरेक्सिया है 65 साल की एज में, वेट लॉस ऐसा एक सिम्टम है या साइन है जिसको हम वो इग्नोर नहीं कर सकते। तो काफ़ी इसके लिए हमें काफ़ी प्रोब करना पड़ता है, और चीज़ें हमेशा ऐसी सिंपल नज़र नहीं आती जो हम समझ रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली दिस इज़ केस ऑफ कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। सो मैलिग्नेंट कॉज है, सो शुड बी, इट कैन बी एनी अदर थिंग, एनीथिंग एल्स। अब ये एक केस आपके पास है, 32-year-old मैन कंप्लेनिंग ऑफ इजी फटीगेबिलिटी। थोड़ा सा काम करते हैं थकावट हो जाती है, रेपिटेटिवली कोई फंक्शन करते हैं थकावट हो जाती है। ठीक है, सिंस 2 years विच इम्प्रूव्स विद रेस्ट एंड रिकर्स ऑन एक्टिविटी अगेन। ऑन एग्जामिनेशन रिड्यूस मसल पावर ऑन रेपिटेटिव मूवमेंट्स। तो ये माइस्थीनिया ग्रेविस है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कॉज है, कुड बी अदर। इसमें मैं आपको एक रियल टाइम अपना कल का केस बताता हूँ क्लिनिकल प्रैक्टिस का। मेरे पास एक पेशेंट आई, 65 years ऑफ एज थी, और उनको डायबिटीज़ थी, और वो मेरे पास लेके आए। तो आई वॉज वरीड कि अम्मा जी को मैंने पूछा, उनको 2 बंदे लेके चल रहे थे और उनकी दोनों आंखें बंद थी। तो मैंने उनको पूछा कि आपने आंखें क्यों बंद की हुई हैं, आप चल क्यों नहीं पा रही? तो वो कहती है खुलती नहीं है। तो फिर जब वो सिम्टम्स का पूछना शुरू किया तो पिछले 1 साल से था, पहले एक आईलिड जो था ड्रॉप होना शुरू हुआ, फिर उसके बाद में दूसरा आईलिड। ठीक है, तो हमने उसको माइस्थीनिया ग्रेविस के लिए, वो टिपिकल माइस्थीनिया ग्रेविस आई थी शायद उसकी प्रीडोमिनेंट सिम्टम्स, तो उसको फिर उसकी इन्वेस्टिगेशंस के लिए भेजा, एंड शी वाज ट्रीटेड फॉर एंटी डिप्रेसेंट्स एंड स्टफ लाइक दैट। तो हमें थोड़ा सा अगर हम इन चीज़ों को प्रूव करते जाते हैं तो वी स्टार्ट रियलाइजिंग कि समथिंग इज़, आई मीन देयर इज़ एन ऑर्गेनिक रीज़न बिहाइंड दैट, तो हमें उसको देखने की ज़रूरत है। तो ये माइस्थीनिया ग्रेविस का केस लगता है जैसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कॉजेज होते हैं इसमें, तो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती हैं। सो इट कुड बी एनी अदर न्यूरोलॉजिकल कॉज एज वेल। इसी तरह से केस नंबर 9 है, 50-year-old मैन है, कंप्लेनिंग ऑफ वीकनेस एंड लेथार्जी सिंस 6 months। सो हाइपरटेंशन है, एनसेड्स का यूज़ कर रहा है ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। तो ये भी बड़े कॉमन केसेस आते हैं ना हमारे क्लिनिक्स के अंदर के पेशेंट हाइपरटेंसिव भी होते हैं, और उसके साथ में उनको जॉइंट की डिजीज़ेस होती हैं, उसमें पेन किलर्स भी ले रहे होते हैं। तो हमारे लिए बड़े डिफ़िकल्ट होते हैं इनको मैनेज करना, क्योंकि जो एनसेड्स हैं दे कॉज हाइपरटेंशन, नेफ्रोपैथीज, और अलॉन्ग विद दैट वी आर गिविंग एंटी हाइपरटेंसिव्स एज वेल। तो वो एनसेड्स और साथ में एंटी हाइपरटेंसिव्स तो हमें एक बहुत बड़ा वो एक हमारे लिए बन जाता है, प्रॉब्लम बन जाता है। फिर इसमें इनकी क्रिएटिनिन जो 3.5 है, तो ऑर्गन फेलियर है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, मेटाबॉलिक कॉज है, एंड इट कुड बी अदर एज वेल। सिंगल केस के अंदर 2-3 कॉजेस बनते हैं। ठीक,
इसके बाद में 58-year-old man complaining of weakness, tiredness and lethargy since 1 year, chronic hypertensive, shortness of breath, orthopnea and edema है, ब्लड प्रेशर 100/70 है, S3 ऑडिबल, बेसल क्रैप्स हैं, रेस JVP एंड edema, ऑब्वियसली केस ऑफ कार्डियक फेलियर है, लेकिन सर्कुलेटरी कॉज है एंड इट कुड बी अ रेस्पिरेटरी कॉज एज वेल, ठीक। और ये हमारा लास्ट वन टीज़र है, इसके साथ फिर हम थोड़ी सी चीज़ें आगे चलाएंगे। ये बहुत कॉमन केसेस आते हैं हम लोगों के क्लिनिक में और अक्सर मिस हो जाते हैं, फिर तीसरे महीने में, चौथे महीने में जाके हमें पता चलता है कि प्रॉब्लम क्या हुआ था। वही पेशेंट रिप्रेजेंट कर रहा होता है हमारे पास। 19-year-old गर्ल कंप्लेनिंग ऑफ जनरलाइज वीकनेस एंड लेथार्जी फॉर लास्ट 3 weeks। LMP इसका 7 weeks गो था और एग्जामिनेशन नॉर्मल है, सो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड 7 weeks बैक। तो देन हमें ज़रूर सोचना चाहिए कि इट कुड बी अ प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी ये फिजियोलॉजिकल कॉज है एंड इट कुड बी एन अदर कॉज एज वेल। बिल्कुल जिस तरह हमने अभी 11 केसेस डिस्कस किए हैं, उसका एक निचोड़ यहाँ पे स्लाइड की शक्ल में मैंने आपके पास लेके आया हूँ। जैसे साइकोलॉजिकल कॉज है, इसमें स्लीप डेप्रिवेशन है, प्रेगनेंसी है, ओवरवर्क है। अब ओवरवर्क में जैसे हमारे यहाँ पे इंक्लूडिंग आवर सेल्व्स, वी डॉक्टर्स, टू कीप आवर क्लाइंटेज at a regular pace, we are working, I mean day and night, maybe 16-18 hours. So this is really very exhausted activity for doctors. तो हम उसकी वजह से हमें फिर वो वीकनेस फील होती है, फटीग, थकावट, हर वक्त थकावट का एहसास, एंड मे बी इरिटेबिलिटी एज वेल। तो चिड़चिड़ापन का मरीज के साथ में आते ही वो अपने आप को ब्लोन आउट कर देते। कभी कभी ऐसे होता है मेरे ख्याल में सबके साथ। तो स्लीप डेप्रिवेशन है, इसमें ऑब्वियसली अदर चीज़ें, अदर कॉजेज़ भी हो सकते हैं, जैसे हम कॉमन सोचते हैं। तो जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, बीस हैं, इन लोगों में ये ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता है। फिर हम डॉक्टर्स हैं, हम तो बीस ना भी हो तो हमारे 24 घंटे की प्रैक्टिस में हमें सताया होता है। फिर प्रेगनेंसी, जैसे हमने अभी लास्ट केस 11 नंबर केस डिस्कस किया था। सर्कुलेटरी कॉजेज़ में हाइपोटेंशन है, एनीमिया है, कार्डियक फेलियर है, फ्लूइड ओवरलोड है। देखें जो हमारी इसी तरह से एंडोक्राइन के कॉजेज़ आ जाते हैं। इसमें डायबिटीज़ है, हाइपोथायरॉयडिज्म, एडिसन डिजीज़ एंड पिट्यूटरी फेलियर है। ऑब्वियसली वी हैव टू थिंक अबाउट द कॉजेज़ कि ये किस वजह से हो रहा है। दिस इज़ नॉट ऑल इन आवर डोमेन कि हम एडिसन को या पिट्यूटरी फेलियर को मैनेज करें, लेकिन इसको डायग्नोज कर लेना हमारे लेवल पे मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त है। तो इसके अलावा कोई क्रॉनिक डिजीज़ चल रही हैं। क्रॉनिक डिजीज़ में मल्टीपल इश्यूज आ सकते हैं, जैसे डिजीज़ का बोझ, डिजीज़ बर्डन इटसेल्फ, देन इन्फ्लेमेशन रेलेवेंट टू द डिजीज़, मे बी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस एंड मे बी डिप्रेशन ड्यू टू क्रॉनिक डिजीज़। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो फिर इसी तरह न्यूरोलॉजिकल कॉजेज़ हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, मोटर न्यूरॉन डिजीज़ है, माइस्थीनिया ग्रेविस है, फिर ये न्यूरोमस्कुलर में आ जाती है, मसल्स में मस्कुलोपैथीज आ जाती हैं, फिर उसके बाद में ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, और इसी तरह न्यूट्रिशनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लेवल के ऊपर, तो इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। और इसकी अहमियत ऐसे है कि मैं अक्सर हमारे कोलीग्स के साथ बैठ के डिस्कस कर रहा होता हूँ। सर से हमने ये चीज़ सीखी थी कि मल्टी वाइटामिन इज़ नॉट अ सोल्यूशन ऑफ एवरी वीकनेस, लेथार्जी। क्या ही मज़े की बात हो कि अगर हम टारगेटेड विटामिन थेरेपी कर रहे हों, हमें पता हो डायबिटीज़ का पेशेंट है, उसको उठने बैठने में दुश्वारी पेश आ रही है, सर में, बालों में को कंघी करने में मसला आ रहा है, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, तो हम सोचें कि उसके प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस है, मे बी इट इज़ अ विटामिन B12 डेफिशिएंसी, मे बी माइस्थीनिया ग्रेविस और मे बी समथिंग एल्स। तो हमें उसमें देखना है, जब हम मल्टी वाइटामिन्स की थेरेपी करने जा रहे हो तो हमें सोचना चाहिए कि हम इसको टारगेटेड कर रहे हैं, हमें ब्लाइंडली नहीं लेना चाहिए। ओल्ड एज है, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन हो रही है, आंखों से कम नज़र आ रहा है, तो हम वहाँ पे विटामिन A दे सकते हैं, विटामिन जिंक दे सकते हैं। इसी तरीके से जो बूढ़े लोग हैं वो ज़्यादा घरों में रहते हैं, सन एक्सपोजर कम होता है, विटामिन D की डेफिशिएंसी हो जाती है। ओके, सो ड्रग्स हैं, दैट इज़ व्हाट आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू कि हमारे मसल्स हैं, उनके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, बीटा रिसेप्टर्स, कैल्शियम रिसेप्टर्स।
तो जब हम बीटा ब्लॉकर्स देंगे या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देंगे ये प्रॉब्लम करेंगे। इसी तरह से एंटीकोलिनर्जिक्स हैं, ये प्रॉब्लम करते हैं। डायूरेटिक्स हैं, हमारे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस कर देते हैं, हाइपोनेट्रीमिया, कुछ हाइपोकैलीमिया, कुछ हाइपरकैलीमिया कर देते हैं। फिर इसी तरह से हाइपरकैल्सीमिया हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़े मसाइल हैं। और स्टीरॉइड्स इटसेल्फ दे कॉज प्रॉक्सिमल मायोपैथीज, ठीक है। तो इसमें चैलेंज क्या है? क्लिनिकल अप्रोच, आपने मिस्ट्री को कैसे सॉल्व करना है, आपने अपना टाइम भी बचाना है और पैसे भी बचाने हैं। जो फीस उसने आपको दी है और साथ में कह रहा है कि आप इसको ढूंढो कि मुझे क्या बीमारी है, तो आपने अपना टाइम भी बचाना है और वो फीस भी बचानी, रिटेन करनी। सो ऑब्वियसली इसके लिए बेसिक हिस्ट्री है, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशंस है। तो हिस्ट्री इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए फैमिली मेडिसिन की हद तक और मेरे ख्याल में इंटरनल मेडिसिन और सारे चीज़ों में व्हेन यू हियर हूफ बीट्स थिंक ऑफ हॉर्स नॉट ज़ेब्रास। जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हमें सिंपल चीज़ें पहले सोचनी चाहिए। ऑब्वियसली हम निगेट नहीं कर सकते या रूल आउट नहीं कर सकते सेमेस्टर्स को और इग्नोर भी नहीं कर सकते, लेकिन हमें सिंपल चीज़ों को पहले देखना है, ठीक है। इसी तरह से अप्रोच कैसे करना है हिस्ट्री में? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो वीकनेस है, मुझे थकावट है। आप थकावट में क्या होता है आपको? आप थकावट को कुछ एक्सप्लेन करेंगे, कुछ मज़ीद बताएंगे थकावट के बारे में? मुझे घबराहट है, घबराहट के बारे में मज़ीद बताएंगे। ये घबराहट लिखना, घबराहट सोचना, मतलब उसको पता नहीं क्या चीज़ है। मे बी शी फील्स पैल्पिटेशंस। वीकनेस में मे बी उसको नींद ज़्यादा आ रही है, वो क्या कहना चाह रही है, ठीक, या पेशेंट क्या कहना चाह रहा है। इसी तरह से ऑर्गेनिक कॉजेज़ आप उसके देखें। डेंजर साइंस डेफिनेटली रूल आउट कर लें, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैंने अपनी ही क्लिनिकल प्रैक्टिस में एक केस देखा था, 65 ईयर एज की फीमेल आई थी विद जनरलाइज वीकनेस और कुछ नहीं थी, और वो भी वो कि बेटा शायद मैं काम ज़्यादा करती हूँ उसकी वजह से है। आई गॉट अ CBC रिपोर्ट एंड इट वाज ल्यूकीमिया। सो आपको, और उसको कोई वेट लॉस नहीं था, कोई कुछ नहीं था। तो हमें इन चीज़ों को अपने जहन में लाजमी रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड फ्लैग्स। तो आस्क अबाउट साइकोलॉजिकल इश्यूज, ऑब्वियसली दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बीइंग प्रोफेशनल्स, नॉन प्रोफेशनल्स, हर जगह पे ये इश्यूज आते हैं। फिर उसके बाद में उनकी स्लीप कैसी है, एपिटाइट कैसी है, फूड कैसा है। जैसे वो प्रेगनेंसी वाला केस था तो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड उसका कब था। इसी तरह ड्रग्स की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर ऑब्वियसली उसके साथ कोमॉर्बिड्स जो हैं, जो पेशेंट अपने साथ कैरी कर रहे हैं, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं, इस तरह की चीज़ें। फिर उसके बाद में सिम्टम्स का डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कब हुई, कब शुरू हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कब से है, कितने अरसे से है। डिप्रेशन है 15 दिन से है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर यू आर गोइंग टू लेबर फॉर लास्ट 6 मंथ्स, तो न उससे पहले नहीं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें। और फिर उसके बाद में उसकी जॉब कैसी है, उसकी टाइमिंग्स कैसी हैं। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि अक्सर मैंने ये देखा है कि इसमें अक्सर ऐसे होता है कि हमें सिर्फ उसकी रूटीन्स को एड्रेस करना होता है कि आप शायद बहुत ज़्यादा सो नहीं रही, आप ज़्यादा नींद ले लें, आप उससे बेहतर हो जाएंगे। तो ये इस तरह की चीज़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर ऑब्वियसली हिस्ट्री आपको बताती है कि कौन सी चीज़ें, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आप इम्प्रूव कर सकते हैं उनमें बेहतरी के लिए। रेड फ्लैग्स हैं, तो ऑब्वियसली रेड फ्लैग साइंस कौन से हैं? जनरल में फीवर है, वेट लॉस है, नाइट स्वेट्स, अनएक्सप्लेन्ड फीवर है, नाइट स्वेट्स, वेट लॉस। तो इसी तरह से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट हैं, उनमें रेड फ्लैग्स को देखना। पेशेंट बार बार इन्फेक्शन रिट्रैक्ट कर रहा है, समथिंग इज रॉन्ग विद द पेशेंट। ऑर्गन फेलियर्स हैं, जो स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं वो तो बड़ी जल्दी पता चल जाती है ना, जैसे ब्लैक स्टूल्स आ रहे हैं, हेमाटोमेसिस मेलिना, GI ब्लीडिंग है, सडन एनेस्थीसिया या हेमाप्टेसिस है, तो ये तो हमें जल्दी पता चल जाती हैं चीज़ें। और कौन सी ड्रग्स हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, बीटा ब्लॉकर्स हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, एंटीकोलिनर्जिक्स हैं, जैसे TCAs हैं, हम ओल्ड एज में दे देते हैं। बड़े पेशेंट को ड्राइनेस होती है, कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाती है, और मेल में ख़ासतौर पे यूरिनरी रिटेंशन शुरू हो जाती है, तो हमें इसके बारे में देखना होता है। फिर इसी तरह से जो ड्रग्स हैं CNS को इफेक्ट करती हैं, ये चीज़ें, स्टीरॉइड्स बहुत दुनिया ले ली होती है। हमारे क्वैक्स जो हैं, इन्होंने अक्सर पेशेंट्स को दर्दों के ऊपर एक डिक्लोरान का इंजेक्शन और एक साथ में उसके एक स्टीरॉइड का इंजेक्शन लाजमी लगाते हैं, तो हमें देखना है कि ये कॉजेज़ बनी है। इसी तरह फिजिकल एग्जामिनेशन में मेरे अभी कोलीग आके आपको एक जनरल क्विक फिजिकल एग्जामिनेशन बताएंगे, जो इस तरह की सिम्टम्स के साथ पेशेंट आते हैं उनके बारे में कैसे करना है। उसमें ऑब्वियसली आपको देखना है पेशेंट की गेट कैसी है, फेस कैसी। जब मैं नया नया आया था मेडिसिन करके, तो मैं, हमारे वहाँ पे एक लोकल डॉक्टर थे, उनको 20 साल प्रैक्टिस करते हो गए थे।
तो वो जैसे पेशेंट कमरे के अंदर आता था तो वो कहते थे कि मुझे इसको देख के पता चल गया कि इसको क्या बीमारी है। ऑब्वियसली ही वॉज एग्जामिनिंग दैट पेशेंट टाइम एंड अगेन फॉर सो मैनी ईयर्स, उसकी पूरी फैमिली को। तो मैं बहुत हैरान होता था यार ये कैसे कर लेते हैं। लेकिन ऑब्वियसली देखें डायबिटीज़ का पेशेंट है, हाई स्टेप गेट के साथ आपके पास आ रहा है, हमें पता है डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, राइट। तो इस तरह से चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। या उसको बेचारे को मैदे में शदीद दर्द है, उसने ऐसे पकड़ा हुआ है तो ऐसे टेढ़ा होके आ रहा है, ठीक। तो इस तरह की चीज़ें, उसके वाइटल्स हैं, ऑक्सीजन, उसका गाइटर हमें ये नज़र आ जाता है, ठीक। हार्ट साउंड्स हैं, ब्रेथ साउंड्स हैं। फिर उसके पेट का मुआयना करते हैं, लिवर, स्प्लीन, एसाइटिस, देन प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस के उठने बैठने में दुश्वारी पेश आ रही है, आपके पास आया है, बैठा है, पेशेंट से उठा नहीं जा रहा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें। इसी तरह से आपने अब एग्जामिनेशन में टेस्ट कौन से हैं, ऑब्वियसली ये सारे टेस्ट नहीं करवा देने पेशेंट के। तो ये ना हो वो 70,000 की पर्ची आपको फीस देने के बाद टेस्टों की लेके जा रहा हो। ऑब्वियसली हमारी अप्रोच क्या है, हमने क्या चीज़ उसमें सोची है कि इसको प्रॉब्लम होने जा रहे हैं और उसके मुताबिक हम उसको टेस्ट करवा रहे हैं। मे बी हमने ग्वाइटर देखा है तो हम उसके थायराइड फंक्शन टेस्ट करवा रहे हैं, उसके साथ एक अल्ट्रासाउंड हो रहा है या थायराइड नेक स्कैन हो रहा है। तो इस तरह का कुछ चीज़ें करवा सकते हैं। उसको एसाइटिस हमें लग रहा था, एनोरेक्सिया था, स्पाइडर निवाई देख ली, हेपेटाइटिस बी सी की स्क्रीनिंग करवा ली। लेकिन ब्लड शुगर्स हैं, CBC, ESR एंड सी रिएक्टिव प्रोटीन, आई मीन दे आर वेरी बेसलाइन टेस्ट। तो ये तो आप करवा सकते हैं। इसके साथ में कोई यूरिन एनालिसिस भी करवा सकते हैं। ओल्ड एज में अक्सर UTI के पेशेंट्स विदाउट सिम्टम्स आ रहे होते हैं, जैसे डिसयूरिया, पॉलीयूरिया आ रहा होता है, डिसयूरिया नहीं हो रहा होता, उनको बार बार पेशाब कर रहे होते हैं और उसके अलावा उनको फीवर भी नहीं होता, मे बी ड्यू टू लेस इम्यून रिस्पॉन्स टू देयर बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। इसी तरह से आप उनके RFTs करवा लें और फिर चेस्ट एक्सरे, ECG है और पेट का अल्ट्रासाउंड है। तो रेफरल कब है, जब हम देख रहे हैं कि समथिंग सिनिस्टर इज गोइंग इन पेशेंट, कुछ खतरनाक चीज़ चल रही है तो उसको रेफ़र कर दें। MRI, CT स्कैन ऑब्वियसली हम लिख सकते हैं, बट आई थिंक इट इज़ बेटर डोमेन ऑफ अ स्पेशलिस्ट के वो ही इसको प्रेस्क्राइब करे, एंडोस्कोपी और फिर वो हार्मोनल एसेस है, ताकि वो टारगेटेड अप्रोच के साथ इनको टेस्ट करें। तो ये उनके साथ होना चाहिए। अब देखें इसका रिलेशनशिप क्या है बिटवीन डिफरेंट कॉजेज़। फिजियोलॉजिकल कॉजेज़ हैं, साइकोलॉजिकल कॉजेज़ हैं, ऑर्गेनिक कॉजेज़ हैं एंड ड्रग एंड न्यूट्रिशनल कॉजेज़ हैं। सभी वीकनेस कर रहे हैं, ठीक। मेरे ख्याल में मैं आप लोगों को सुना तो नहीं रहा, काफ़ी बोरिंग है लेक्चर कि नहीं, ठीक है कुछ ज़बरदस्त जी, श्योर सर, ठीक। चलें, थैंक यू। अच्छा, इसमें ट्रीटमेंट अप्रोच कैसे है, जैसे हमने अभी डिस्कस किए थे, केस बाय केस चीज़ें कि अगर आपको फिजियोलॉजिकल कॉजेज़ लग रहे हैं, मे बी रीइंश्योरेंस एंड एजुकेशन, आई थिंक दिस इज़ वेरी सिंपल। तो हम इसको कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हर नुस्खे के ऊपर एक दवाई लिखना, तो आप उसके ऊपर कुछ हदायत लिख के भी बेच सकते हैं। ये ब्यूटी फैमिली मेडिसिन वालों के पास है। आई एम सॉरी यहाँ पे टर्नल मेडिसिन के कोई स्पेशलिस्ट अगर बैठे हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये ब्यूटी हमारे पास है कि हम नुस्खे के ऊपर सिर्फ हदायत लिख के दे देते हैं कि आपने अच्छी नींद लेनी है, बस दैट्स इट। तो वो उसी में राज़ी हो जाते हैं, तो उसके और उससे ठीक भी हो जाते हैं, राज़ी भी ठीक भी हो जाते हैं, ठीक। अच्छा, न्यूट्रिशनल बैलेंस आ जाता है, इसको हम एड्रेस करते हैं। देन साइकोलॉजिकल कॉजेज़ हैं ऑब्वियसली CBTs एंड देयर आर सो मैनी ड्रग्स, you all colleagues know about it. Organic causes हैं, obviously they need to screen first, then उनका cause पता चले और फिर उसकी मैनेजमेंट हो। And obviously if we are not, I mean हमारे डोमेन में वो नहीं आता तो हमें अपने स्पेशलिस्ट जो कोलीग्स हैं उनके पास भेजना है ताकि उनका बाकायदा इलाज हो सके। तो इसी तरह साइकोलॉजिकल कॉजेज़ हैं, इसमें सोमैटिक सिम्टम के जो सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स हैं, ये सबसे कॉमन है हमारे क्लिनिक्स में। हमारे दर्दें हो रही हैं, हमें थकावट हो रही है, तो इसको भी हमने देखना है, इसको मैनेज करना है। ये कुछ चीज़ें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इसमें कि कभी ये पेशेंट को मत कहें तुम्हें कुछ नहीं है, आपको कोई बीमारी नहीं है, ये सब आपकी सोच का मसला है। हम लोग अक्सर, जब तक मुझे मेडिसिन की इतनी हानों का नहीं पता था तो मैं भी पेशेंट के साथ ऐसे बात करता था। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरे ख्याल में अगर हम उसको थोड़ा एम्पैथाइज़ कर दें, उसको बताएं कि आपकी बीमारी, आपको ये मसाइल किस वजह से हो रहे हैं, तो वो ज़्यादा अच्छी बात होगी अगर हम उसको पॉजिटिव वे में एड्रेस करें, ना कि नेगेटिव वे में तुम्हें कुछ नहीं है, तो आपको कोई बीमारी नहीं है। ऑब्वियसली दैट मेक हिज सिम्टम, पेशेंट सिम्टम वर्स, तो ये नहीं होना चाहिए। अब टेक होम मैसेज क्या है
कि हमने ट्राई टू फाइंड स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स थ्रू हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशंस। और ब्लाइंडली कभी भी ट्रीट ना करें कि पेशेंट आया मुझे वीकनेस है, एक मल्टीविटामिन की टैबलेट लिख के भेज दें, बिल्कुल ना करें। इसी तरह पेशेंट को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसका फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और ऑर्गेनिक कॉज को ढूंढने की कोशिश करें, उसको रूल आउट करें। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बेयरिंग मी फॉर 30 मिनट्स।